नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। देहरादून में गांव से शहर की ओर लोगों ने किया पलायन को रोकने में सरकार रही असमर्थ। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने सरकार पर कसा तंज। कहा, सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए नई बना रही नीति। चंपावत में डीएम ने की मंदिर समितियों के साथ बैठक। मां वाराही धाम, पूर्णागिरी धाम और रीठा साहिब के मास्टर प्लान की डीपीआर की बैठक को लेकर की गई बैठक में की गई श्रद्धालुओं की सुविधा पर चर्चा। चंपावत में आरबीआई के निर्देशानुसार किया वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन। जागरूकता और बैंक से जुड़ने को लेकर की गई चर्चा। चंपावत में टनकपुर देहरादून के बीच नई रेल सेवा को किया गया स्वीकृत। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने पीएम और सीएम का जताया आभार। चंपावत के बाराकोट के वरदा खान बिसराड़ी सड़कों की बदहाली से परेशान ग्रामीण। सड़क में डामरीकरण की उठाई गई मांग पूरी न होने पर चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। जसपुर में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेते सफाई कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा, आरोपी को किया गिरफ्तार। विकासनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर और वेतन बढ़ाने के लिए दिया धरना। रामपुर में एसडीएम के पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा। उत्तरकाशी में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए हो रहा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने टैक्सी संचालकों से की भेंट। मतदान से की अपील से जुड़े स्टिकर्स किए जारी। चंपावत में चारा पट्टी काटने के दौरान पेड़ से गिरी छात्रा। हादसे में युवती की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। चंपावत में एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी। असहाय जरूरतमंद छात्रों के लिए किया गया कार्यक्रम। हरिद्वार में पुलिस ने स्मैक तस्कर गिरोह का किया खुलासा। स्मैक तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंपावत के थपलियाल खेड़ा में पहुंचा स्वीप अभियान। शादी में आए मेहमानों को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने का किया आह्वान। पिछली बार मतदान का प्रतिशत 50% से रहा था कम। चंपावत में हुड़दंग काट रहे बाइक सवारों पर कार्रवाई। प्रशासन ने बाइकों को सीज कर काटे चालान। बिना नंबर प्लेट के बाजार में तेज रफ्तार से काट रहे चक्कर। रुड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ दिया धरना। वेतन बढ़ाने की भी सीमा। प्रथम सिंह नगर में अध्यापक ने किया नाबालिग से रेप। शिक्षकों ने परिवार वालों को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दोनों शिक्षकों को किया गिरफ्तार। ताबड़तोड़ खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून में सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिप्टी जेलरों और बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिप्टी जेलरों और बंदी रक्षकों को संबोधित किया। हमारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि ये आज मैं महसूस कर सकता हूं कि आप लोग अंदर से बाहर से हर तरीके से कितने खुश होंगे। और सचमुच ये आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। इसमें जहां आप लोगों ने बड़ा कठिन परिश्रम किया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें
परीक्षा में भाग लिया, 70,000 से भी अधिक महिला एवं पुरुष दोनों ही कैटेगरी के लोगों ने आवेदन किया था। और जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में 11,000 से भी अधिक जो परीक्षा थी उस परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए थे। उसमें से आप लोगों में से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, 285 ये और 27 डिप्टी जेलर, अब बहुत अगर परसेंटेज निकालेंगे तो माने जितने 70,000 में से इतने लोगों का सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है। यमकेश्वर विधानसभा के कई कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ का साथ छोड़कर अपने हाथ में कमल थाम लिया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद रही। आज हमारे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेणु बिष्ट जी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सत्ता ली है और ये कुनवा हमारा बढ़ता जा रहा है। 9,700 की सदस्यता की कल रात्रि तक की सूचना थी, ये संख्या भी जुड़ेगी आज की। और मुझे लगता है कि कल परसों में और भी हम मेंबरशिप करें सदस्यता करने वाले हैं। इसके बाद 4 से लेकर जो मुख्यमंत्री जी का मेरा प्रवास है उसमें भी हमने जो बूथ स्तर तक के दूसरे दलों के लोग हैं उनको जोड़ने का क्रम बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है हमारा प्रयास है कि हम, जैसे मैंने पहले कहा था, कि हम बड़ी संख्या में सस्ता लोगों को दिलाएंगे। ऐसा लगता है कि जो चुनाव आते आते ये संख्या 10,000 से ऊपर जाएगी, ऐसा हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक होने के चलते उनका उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों से चल रही है, तो वहीं जल्द ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बीजेपी के कई सम्मेलन चल रहे हैं, जिसमें कि लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। इसी क्रम में देहरादून में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने देहरादून के वार्ड 25 में लाभार्थियों से जनसंपर्क किया। मधु भट्ट ने पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर घर घर जनसंपर्क और आम जनता से मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। मधु भट्ट ने कहा कि प्रत्येक बूथ में जाकर लाभार्थियों के साथ संपर्क किया जा रहा है। जिनकी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनकी सूची भी बनाई जा रही है और उनके साथ सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम भी किया जा रहा है। देखिए, लाभार्थियों के साथ हमारा मिलकर जो है कि बूथ में किसको लाभ मिला है, मोदी जी की जो गारंटी है, दूरस्थ क्षेत्र में जो जिस व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए पार्टी संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके साथ लाभार्थी यात्रा भी चल रही है और जिन जिन लोगों को लाभ मिला है हम उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। बस्ती बस्ती में संपर्क भी हो रहा है। आज उनके साथ मेरी बूथ नंबर 25 में यहाँ पे गांधीग्राम द्रोणपुरी में उनके साथ बैठक थी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। भाजपा के दर्जाधारी राज्य मंत्री नेता बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी के पास ये अब कहने के अलावा और कुछ बचा क्या है? कांग्रेस पार्टी कहीं है भी कहीं उत्तराखंड में? मुझे तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रही है, ना कहीं उनकी गंभीरता से के साथ वो कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के और भारी बहुमत से 5 सीटों को जीतेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत जल्दी जो है सभी सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं जल्दी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सभी दल के नेता अपनी तरफ से 5 लोकसभा सीटों के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौरान टिहरी से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखीराम जोशी ने अब टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए दावेदारी पेश कर दी है। जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावेदारी की है और चूंकि हम लोग जो है पार्टी के जो स्थापना काल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे हैं और उस समय हम लोगों ने संघर्ष किया है जब जो है कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं थी कि कहीं जो है कोई विधायक बनेगा पार्टी से, कभी कोई सांसद बनेगा, और आज जब अवसर आया है तो उसमें हम लोगों का सभी लोगों का ये कहना था कि भाई हम लोगों ने संघर्ष किया है इस समय पर तो हमारा अधिकार बनता है और हमको दावेदारी करनी चाहिए और उसी दृष्टि से हमने दावेदारी की है। उत्तराखंड में निवेश और औद्योगिक विकास के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे यहां बेरोजगारी दर घटी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्तराखंड की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 83,000 से अधिक हो चुकी है। राज्य गठन के समय यह आंकड़ा 14,000 के करीब था। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने एनडी तिवारी के कार्यकाल को सराहते हुए कहा कि एनडी तिवारी के कार्यकाल में बिना इन्वेस्टर समिट किए हुए लगभग 200 की संख्या में इंडस्ट्री को बढ़ाया गया था। वहीं बीजेपी ने इन्वेस्टर समिट के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर पैसा खर्च किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर किया। जो उद्योगपति थे उनकी आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना इन्वेस्टर समिट करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर लेके आए। उस समय पे 2000 बड़ी इंडस्ट्री, चाहे टाटा है, बजाज है, किर्बी है, हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी कंपनी उत्तराखंड के अंदर आई और यहाँ के बेरोजगार युवकों को 70% उसमें रोजगार दिया गया। उत्तराखंड का बजट सत्र इस बार प्रदेश में काफी चर्चाओं को बटोरते हुए नजर आया। अगर बात करें चर्चाओं की तो पहले देहरादून में बजट सत्र करने को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चली। उसके बाद बजट सत्र के दौरान ही एक नाबालिग लड़की की मौत ने भी हंगामा मचा दिया। वहीं बजट सत्र में विपक्ष के पूछे गए सवालों पर सत्तारूढ़ दल भारी पड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विपक्षियों ने सरकार को सवालों से घेरा है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों से जब सवाल पूछे गए तो वो बंगले झांकने लगे। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब सदन के अंदर विभागीय मंत्री से विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरे मंत्रियों को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ता है। जब पर्यटन मंत्री से पूछा गया उनके विभाग के बारे में, हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने जब पूछा तो वो बगले झांकने लगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके बचाव में आगे आना पड़ा, लेकिन आंकड़े वो भी नहीं दे पाए। रेखा आर्य जी से जब सवाल पूछा तब वो भी जवाब नहीं दे पाए। धन सिंह रावत जी से जब पूछा गया तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये किस प्रकार के मंत्री प्रदेश के अंदर बना रहे हैं जिनको अपने विभाग के बारे में मालूम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में डीएम वंदना ने जिले के सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठक की। साथ ही अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले के सभी एआरओ को निर्देश भी दिए और कहा कि सभी एआरओ को संवेदनशील बूथों के चिन्हीकरण कर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का काम करें। हमने निर्वाचन के जो विभिन्न नोडल अधिकारी हैं अलग अलग कार्यों के लिए, उनकी एक मीटिंग करी थी तैयारियों के संबंध में। जो सीईओ ऑफिस से भी हमारे जनपद के लिए नोडल अधिकारी नामित हैं, उन्होंने भी एक विस्तृत समीक्षा करी है प्रत्येक कार्य की। तो इलेक्शन का जो तैयारियों का कैलेंडर होता है उसके अनुसार चीज़ें समय से सारी सुनिश्चित हो जाएं, उसका हमने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर जनपद में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कात्याल ने एसएसपी कार्यालय में सीपीयू और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए।
लिए आगामी जो सर्दी कावड़ है उसको उसके दृष्टिगत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है। बेसिकली हमारा पर्पज जो है वो सर्विस लेन्स को हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं, ताकि जो हमारे जो शिव भक्त आएंगे उनको हम उस सर्विस लेन में उनको वहाँ से हम लोग गुजार सकें। और इसके अलावा बाकी भी हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग की है, कुछ हमारा प्लान भी रहेगा इसमें जो कि हम जल्दी शेयर करेंगे मीडिया में भी। और उसी के दृष्टिगत एक बैठक की गई थी टीआई और सीपीयू इंचार्ज के साथ, और हम लोग बाकी भी पॉइंट्स जो पिछली बार हम लोगों को आवश्यकताएं महसूस हुई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए